इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। साल बदल गया, सरकारें बदल गई, लेकिन जो नहीं बदला वो है मुंबई का हाल। जब भी मुंबई में बारिश होती है, हर बार वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, हर बार वही चीख पुकार सुनने को मिलती है। मुंबई में कल रात भी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के बीच मुंबई के चेंबूर में दीवार गिरी, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं विक्रोली में मकान गिरने से 8 लोगों ने जान गंवाई है। सिर्फ यही नहीं, बारिश के बाद एक बार फिर से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मुंबई का कोई भी इलाका हो, जहां देखेंगे हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। यह हाल हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल का है। मुंबई के नगर निगम यानी बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। साल 2021-22 में बीएमसी का बजट 39,038 करोड़ का है, जिसमें 150 करोड़ रुपए बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए हैं। लेकिन फिर भी मुंबई डूब रही है। सबसे अमीर नगर निगम होने के बाद भी मुंबई का सिस्टम बेदम क्यों है? बीएमसी के 40,000 करोड़ आखिर जाते कहां हैं? मुंबई में मौत का मुजरिम कौन है? इसी पर हम करेंगे आज का मुकाबला। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे, आपको बताएंगे कि अब भी मुंबई में कितने लोग खतरे में हैं। हैरान करने वाला आंकड़ा अब से थोड़ी ही देर बाद। मुंबई में आज अलग अलग हादसों में 26 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मुंबई के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। मुंबई में पिछले 29 साल में चट्टान खिसकने से अब तक 290 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलखली की माने तो मुंबई में अभी भी 22,483 लोगों के घर असुरक्षित चट्टानों के पास या ऊपर हैं। मुंबई के 25 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 257 जगह डेंजरस जोन में शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी लोगों को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रही है? बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है। पिछले कई साल से शिवसेना बीएमसी पर काबिज है। फिर ऐसा क्यों है कि बारिश के आगे बीएमसी हर साल बेदम साबित होती है? आज इसी सवाल पर होगा मुकाबला। क्या मुंबई की किस्मत में हर बार डूबना ही लिखा है? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा होंगी, एनसीपी की नेता विद्या चौहान होंगी, शिवसेना नेता किशोर तिवारी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी होंगे। सभी से होगी बात इस ब्रेक के बाद। शुरू करते हैं मुकाबला और कई बड़े सवाल इस वक्त हमारे साथ कि हर साल बारिश में डूबती है मुंबई, सरकारें बदलती हैं, तस्वीर क्यों नहीं बदलती है और सबसे अमीर नगर पालिका की इतनी बदतर हालत क्यों है? बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एनसीपी नेता विद्या चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं और शिवसेना नेता किशोर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी साहब, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हालात क्यों नहीं बदल पाते हैं, कौन है आखिर इसका जिम्मेदार और जवाबदेही सरकार की हर बार बनती है। क्या हर बार हादसों का इंतजार करेंगे, फिगर्स बढ़ने का इंतजार करेंगे कि हालात की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? जी 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 सुरभि, एक बात समझ लो, यह निसर्ग का प्रकोप है। मेरे जो बंबई के मिनिस्टर्स है, हमारे आदित्य ठाकरे और नवाब मलिक जी, विद्या गायकवाड़ जी, ये सब फील्ड पे है। लेकिन आपने एक सवाल मुझे पूछा कि 40,000 करोड़ कहाँ जाते हैं, 120 करोड़ इसके लिए आते हैं। देखिए, चट्टानें ढलती है और अगर बारिश, देखो विदर्भ प्रांत के कुछ जिले और मराठवाड़ा के कुछ जिले में जितनी बारिश पूरे मानसून में नहीं होती है, उससे ज्यादा बारिश हो गई। अभी देखो और 2 दिन बारिश के आसार है, लेकिन जहां जहां सिस्टम है, देखो नदियों का पानी समंदर में आता है और ये सब छोटी छोटी नालियों का पानी नदियों में जाता है। अब तालाब भर गए, उसका ओवरफ्लो चालू है, नदियों में पानी आया है, समुद्र पानी नहीं ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में केवल बंबई में नहीं, पालघर जिले में भी वही परिस्थिति है और थाना के आगे भी वही है। आप समझ लो, निसर्ग के प्रकोप को अगर आप सिस्टम का फेल्यूर बोलेंगे तो थोड़ा गलत होगा। जो लोग मरे उस पे हमारे सीएम साहब ने भी संवेदना दी, हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर जी ने भी संवेदना दी।
और परिवार के साथ हम सर, संवेदना हादसों के बाद दी जाती है। आप सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे हैं, सिस्टम का फेलियर तो है ना, इसीलिए हर साल ये हालात बनते हैं। आपने चट्टानों को लेकर भी जो बात की कि वहां पर जो इलाके बसे हैं, सवाल तो फिर ये भी आता है कि ऐसे इलाकों को बसाया क्यों जाता है? पहले वोट बैंक के नाम पर परमिशन दे दी जाती है, उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात होती है। एनसीपी नेता विद्या चौहान जी, आपको मैं इसमें अब शामिल करना चाहूंगी। क्या हालात हैं, क्यों आखिर कोई विजन के तहत हालात से निपटता नहीं जाता है? क्यों आखिर हर बार हालात बद से बदतर हो जाते हैं मुंबई में? विद्या जी। जी देखिए, मुंबई एक इस देश की आर्थिक राजधानी है और प्रचंड इसकी जनसंख्या है। मुंबई में हर एक चीज का दाम बहुत दुगना होता है। आपको मालूम है कि यहाँ घर खरीदना मध्यम वर्ग की भी बस की बात नहीं रही है। इतने महंगे घर है कि आम गरीब आदमी जो यहाँ रोजी रोटी के लिए आता है उसको मजबूरन झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। तो अभी इसका हल तो कुछ न कुछ निकालना चाहिए। हम लोगों ने महाराष्ट्र में SRA योजना लाई, जिससे शिवशाही योजना लाई, जिससे हमें मुफ्त में गरीबों को घर दिलाने का काम किया। हम लोगों ने म्हाडा की तरफ से घर दिलाने का काम किया। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए। मुझे मालूम है, मैं पिछले 32-35 सालों से झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम करती हूँ और 15,000 लोगों को करीब मैंने 30 साल में लड़ के घर दिलवाए हैं। और सरकार यहाँ पे विद्या जी, लेकिन यही घर पानी में डूब जाते हैं, यही जर्जर इमारतें पानी के साथ स्वाह हो जाती हैं, बह जाती हैं। संजय निरुपम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर, बड़ा सवाल यही है कि सबसे अमीर नगर पालिका, इतनी बदतर हालत मुंबई की आखिर क्यों है? मुझे याद आता है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलासराव देशमुख साहब ने भी कहा था कि ये स्टैंडिंग कमेटी कहीं अंडरस्टैंडिंग कमेटी ही साबित क्यों हो जाती है। सत्ता के बाहर हर बार आवाज उठाई जाती है, सदन के बाहर हर बार हंगामा होता है, लेकिन सदन के अंदर जब मुद्दों की बात आती है तो अंडरस्टैंडिंग ही बदल जाती है। शगुन, can I come in to the debate, please? संजय मैम, कह सकती हूँ? मैं आपके पास आऊंगी। मैं संजय निरुपम सर से इसका जवाब चाहती थी। संजय सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सही है कि मुंबई महानगर पालिका, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। और मैं जवाब देता हूं आपको कि आपने सही कहा। मुंबई महानगर पालिका इसमें शायद एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है। लगभग 80,000 करोड़ तो इस बैंक में इसके फिक्स डिपॉजिट है। 40,000 करोड़ के आसपास लगभग 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ रस्तों पे खर्च होता है, रस्तों को बनाने और उसकी मरम्मत पे। और हर साल मई महीने से पहले कई 100 करोड़, एवरेज 200-300 करोड़ के आसपास ये नालों की सफाई पे खर्च करते हैं, ताकि जो बारिश हो तो बारिश का पानी नालों में फंसे नहीं और वो धीरे से समंदर में निकल जाए और मुंबई डूबे नहीं। लेकिन हर बार होता है, बारिश होती है और मुंबई डूब जाती है। इन नालों की कैपेसिटी कितनी है? ये 50 mm के आसपास है। मतलब 1 घंटे में अगर 50 mm बारिश होगी तो फटक से पानी निकल जाएगा और मुंबई में कोई पानी जमाव नहीं, जल जमाव नहीं होगा। अगर 150 mm एवरेज होता है, अगर बहुत भारी, कल रात को जो हुआ है वो 200-250 mm के आसपास है। मतलब 3-4 घंटे बारिश पानी निकल जाना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, बारिश होती मुंबई डूब जाती है। ये है कि निरुपम साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। जी संजू वर्मा जी, अब आपको मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगी। 3 दशक से शिवसेना रही है और सत्ता में लगभग 25 साल तक बीजेपी भी साथ रही है। वो बात और है कि अभी विपक्ष में है, लेकिन क्या वजह है कि कायाकल्प करने की बजाय जिस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, सब कुछ नाकाफी साबित होता है? संजू जी। शगुन जी, पहली बात तो ये कि पिछले कई दशकों से, जैसा आपने कहा, 1980 में AR अंतुले कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और 2014 सितंबर तक देवेंद्र फडणवीस के आने से पहले पृथ्वीराज चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो भी कांग्रेस के नेता। तो लगभग दशकों तक मुख्यमंत्री का जो पद है वो कांग्रेस ने संभाला। 30 सालों से अधिक यदि BMC पर किसी ने राज किया वो है शिवसेना। यह कहना कि BMC में शिवसेना के साथ बीजेपी भी शामिल है, मैं इस बात का खंडन इसलिए करती हूं क्योंकि आज आपके दर्शकों को जानना जरूरी है
आज मुंबई का मेयर किस पार्टी से है? शगुन जी किशोरी पेडनेकर शिवसेना से। आज एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर किस पार्टी से है? पी वेलाराजू शिवसेना से। आज बीएमसी के चीफ कौन है? इकबाल चहल शिवसेना से। आज चेंबूर में जहां वो दीवार गिरी जिसके कारण कई लोगों की जानें चली गई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं संवेदना प्रकट करती हूं। मैं ये बताना चाहती हूं संजय निरुपम को और शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के लोगों को कि भाई चेंबूर से एमएलए कौन है? चेंबूर से एमएलए भी शिवसेना का है। चांदीविली से एमएलए कौन है? जहां पर एक दीवार गिरी, चांदीविली से भी एमएलए शिवसेना का है। तो चाहे आप बीएमसी की बात करें, चाहे ये बात करें कि आज जो प्रशासन है वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठित सरकार के तहत आती है, तो क्या इनकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हर बात में बीजेपी पर लांछन लगाना और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना, ये कहां तक वाजिब है? मुझे बताइए। चलिए संजू जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं तिवारी साहब, किशोर तिवारी साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संजू जी, पार्टी से है तो फिर आप क्यों कोई काम नहीं कर पाते हैं? 40,000 करोड़ का बजट पिछले साल इकबाल चहल ने डिक्लेयर किया था बीएमसी का, 40,000 करोड़ जी, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। मुझे ये बताइए 40,000 करोड़ से आपने कितने पैसे खर्च किए? और जो नल्ला है जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, कितने नल्ले आपने बंद करवाए? इस बात का जवाब दीजिए। जवाब लेती हूँ संजू जी, अब आपको मैं रोकना चाहूंगी। किशोर तिवारी साहब से इसका जवाब लेते हैं। बताइए सर, इतना बड़ा भारी भरकम बजट और इस बजट के बावजूद कुछ नहीं होता। देखिए, मैं संजू जी की बहुत आदर करता हूं, लेकिन मेरे म्युनिसिपल कमिश्नर जो सबसे अच्छे नौकरशाह है वो भी शिवसेना के बोल दिया। उन्होंने तो जो मॉडल कोरोना के वक्त किया उसे दुनिया भर में सहारा लोगों ने उसकी प्रशंसा की। बात ऐसी है कि संजय निरुपम साहब ने जो बोला कि अगर 100 mm बारिश भी होती है तो हमारी सिस्टम उसको अकोमोडेट कर सकती है। अब 240 mm पानी आया तो यानी 140 mm पानी हमने अकोमोडेट नहीं किया। ये सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रकोप का है। और आप बोले संजू वर्मा, किसने बीजेपी को दोष दिया? किसने बोला? अब आप बोलते हैं कि 40,000 करोड़ ऐसा बताने को देख रहे हैं कि जैसे नाले साफ करने को थे। देखो, पूरे नाले साफ है, कहीं चोकिंग नहीं है, लेकिन पानी जा ही नहीं रहा है ना, पानी जा ही नहीं रहा। दूसरे आपने बोला मौतों का सवाल, तो मैं विद्या चौहान जी अपनी बात पूरी करिए। किशोर तिवारी जी, पूरा कर लूं, आपने मीठी रिवर की देवी जी मैं पूरा कर लेता हूँ। शकुंतला देवी जी मैं पूरा कर लेता हूँ, क्यों नहीं करवाई? मैं पूरा कर लेता हूँ। शकुंतला जी पूरा कर लेता हूँ मैं। तो आप तिवारी साहब अपनी बात पूरी करिए। संजू जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए बात। देखिए, बंबई में झुग्गी झोपड़ियों का जो विषय है तो विद्या चौहान जी ने एसआरए बताया, हमने माड़ा में फ्री दिया। हर साल लोग वहां पे बोर्ड लगे हैं, वहां पर दररोज लोग आके बसते हैं और एक्शन ली जाती है। देखिए, डेंजरस बिल्डिंग थे, उसके भी बोर्ड लगे थे कि इसमें रहना नहीं है, लेकिन पर्याय नहीं रहने से लोग मजबूरन रहते हैं। अब जो हादसे हुए उसके बाद कोई नेशनल प्रोग्राम बीजेपी के पास हो कि ये 24,000 करोड़ 24,000 गरीबों को कहाँ कुछ करना है, तो केंद्र जर्जर इमारतों में रहना लोगों की मजबूरी आखिर बन क्यों जाता है? अगर हालात आपको पता है, पहले ही उन एरियाज में वार्निंग दी जा चुकी है, तो उनको बसाने को लेकर भी तो प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा, मेरे पास भी ये आंकड़े हैं कि किस तरह से बीजेपी का बीएमसी का जो पूरा बजट है उसमें 3% हिस्सा सिर्फ स्ट्रॉम वाटर निकासी के लिए जाता है। 900 करोड़ के आसपास बीएमसी सिर्फ इस पर खर्च करती है। 200 करोड़ सड़क, फुटपाथ, फ्लाईओवर के लिए, 150 करोड़ मानसून में बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए है। अगर इतने बड़े बड़े बजट बनाए जाते हैं तो विजन में कमी कहां है? एग्जीक्यूशन में कुछ क्यों नहीं हो पाता? संजू वर्मा जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि किशोर तिवारी जी ने एक बात सही कही कि नॉर्मली बारिश जो होती है 40 mm 50 mm दिन की, कई बार तो 40-50 mm एक महीने में होती है, और कल 4 और 6 घंटे के भीतर 200 mm से अधिक बारिश हुई। पर मेरा एक बहुत अहम सवाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवसेना को पूछना चाहती हूं, आपके बीएमसी ने ही परसों ये
वार्निंग दे दी थी कि बहुत भारी भरकम बारिश आने वाली है। मुझे बताइए, जब बीएमसी ने वार्निंग दी तो लो लाइन एरियाज जैसे दादर, चांदीवली, चेंबूर, सायन, विक्रोली, लो लाइन एरियाज में से आपने जो जन मानस थे उनको इवैक्यूएट क्यों नहीं किया? जब उनको पता था बीएमसी वालों को कि लोगों की जान खतरे में है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले लो लाइन एरियाज में रहते हैं, तो क्या इनका इवैक्यूएशन करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बार बार टीवी चैनल्स पर आकर आदित्य ठाकरे ने हमेशा कहा है कि जिस दिन मिठी रिवर की डबल डिसिल्टिंग हो जाएगी उस दिन बाढ़ आने के बाद मुंबई में जो तहस नहस होता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि डबल डिसिल्टिंग ही इसका इलाज है। तो मुझे बताइए, 40,000 करोड़ के बजट के बावजूद क्या आप 1,500 करोड़ खर्च करके मिठी रिवर की डबल डिसिल्टिंग नहीं करवा पाए? विद्या चौहान जी से मैं इसका जवाब चाहूंगी। विद्या जी, मीठी नदी का इन्होंने जिक्र किया, मीठी नदी से लेकर दहिसर, माहुल और पायसर नदी की स्थिति भी जस से तस है। जी देखिए, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जो शर्मा जी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। मुझे ये कहना है कि ब्लेम गेम का समय नहीं है यहाँ पर। ये क्यों होता है? और महापालिका बीएमसी की जिम्मेदारी है कि लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज देना, घर बांधना नहीं है। तो मुझे आपको पहले ये समझाना पड़ेगा कि घर बांधना जिम्मेदारी, जैसे बीएमसी जो है वो पीएपी के घर यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए घर देती है। और गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने कहा कि तब से लेके आज तक पृथ्वीराज चौहान तक के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, तो मुझे बताना है। बीच में मत बोलिए, क्या करना है सुन लो, क्या किया है सुन लो, क्या किया है सुन लो। आपका काम है, आपने नल्लों की डीक्लॉगिंग क्यों नहीं करवाई? क्या किया है वो सुन लो ना, अभी क्यों चिल्ला रहे हैं? संजू वर्मा जी वो वही जवाब दे रही है, वो वही जवाब दे रही है। विद्या जी इसी बात का जवाब दे रही है, वो यही कह रही है कि चर्चा क्या क्या किया गया है। अपनी बात पूरी करिए, बोलिए विद्या जी। वो बोलने नहीं देती बीच में। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। क्या करो ना, बोलना बोलिए ना उन लोगों को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, तो बाला साहब ठाकरे ने ये योजना लाई कि शिवशाही और ये जो है एसआरए का स्लम अथॉरिटी जो है, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाई है, भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं है। और म्हाडा का भी प्रोजेक्ट चलता है, एमएमआरडीए का भी चलता है। कितने लोगों को घर मिला है मेरे को मालूम है, मैं 32 साल से कम में काम करती हूँ, जिनको कुछ मालूम नहीं। आप अगर चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर फंड से, पंतप्रधान आवास योजना से कितने घर दिलाए हमने, पंतप्रधान आवास योजना से कितने घर दिलाए। झूठ मत बोलिए, एक तो कुछ करने का नहीं और ऊपर इधर आपको जोर से बात करने का। यहाँ पर बैठकर आप भाषण दे रही हो, बताइए जो 25 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी एनसीपी लेगी या नहीं, कांग्रेस लेगी या नहीं, शिवसेना लेगी या नहीं? आप सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? गठबंधन सरकार। मुझे जी बोलिए किशोर जी। एंकर मैडम, संजू जो भी लोग ये टीवी डिबेट देख रहा होगा, आता नहीं ऐसे जो भी लोग झगड़ा करने के लिए लाते हैं। जी आप बोलिए अपनी बात, किशोर तिवारी साहब बोलिए। मैं आप दोनों को, विद्या जी और संजू जी एक बार बात खत्म होने दीजिए ना मैम, आपके पास वापस आऊंगी। एक बार आपने जो सवाल उठाया उन्हीं का जवाब ले रहे हैं एनसीपी और शिवसेना से। बोलिए किशोर तिवारी साहब। संजू, जो लोग मकान गिरने से या चट्टान ढलने से मरे हैं, तो हम ऐसी डिबेट करें जिसमें हम आरोप प्रत्यारोप करें, वो गलत है। अभी हमारे सीएम साहब भी रिव्यू ले रहे हैं, अपोजिशन के लीडर के साथ भी चर्चा हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी रिव्यू किया है, किसी ने भी आप जैसे आरोप लगा रहे वैसे नहीं है। मैं बता रहा हूं, सामान्य रूप से 50 mm के बाद पानी का निस्सरण नहीं होता है। अभी 2 से 40 mm रिकॉर्ड हो गया था। बात जिम्मेदारी लेने की है। और किशोर तिवारी साहब, हादसे के बाद संवेदना जताना, उसके बाद समीक्षा करने से भी हालात, क्या कांग्रेस कोई जिम्मेदारी? संजू जी मैं इस पर कुछ कहना चाह रही हूँ। संजू जी आपको मैं रोकना चाहती हूँ। किशोर तिवारी साहब, हादसे होने के बाद समीक्षा भी की जाती है, संवेदना भी जताई जाती है, और यहाँ हालात क्यों नहीं बदलते हैं उसको लेकर सवाल है ना सर। आखिर ऐसा होता क्या है? अगर इसके पीछे भ्रष्टाचार कारण है तो क्या हर बार भ्रष्टाचार की वजह से ही ये रकम बारिश के पानी के साथ बहती रहेगी?
क्यों आखिर नहीं, जो ये देखो- प्रोजेक्ट्स हैं, अगर पंपिंग स्टेशंस को लेकर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, अगर पानी की निकासी को लेकर भी काम हो रहा है, तो उसमें कमी कहां रह जाती है कि हालात बद से बदतर होने का इंतजार किया जाता है? नहीं, एक बात सुरभि, पॉसिबिलिटी जितनी पानी की लेते निचरा भी वैसा लिया जाता। 110 mm में नॉर्मल हम पूरा पानी निकाल देते। अभी पानी इतना आ चुका है कि अभी 3:30 बजे से पानी कम होना चालू हुआ है कई एरिया में। लेकिन ये हालात केवल मुंबई महानगर पालिका में नहीं है, पालघर तरीके ग्रामीण भाग में भी आ गए हैं, नाला सोपारा में भी आ गए हैं, आगे भी है। तो आप समझ लीजिए ये समीक्षा हम कर रहे रात के बारिश की, जो फिर से गंभीर बारिश की चेतावनी देता है। तो देख लीजिए कोई भी कहीं जाम पानी रुकने से नहीं हुआ, पानी भयंकर आने से ये हुआ है। तो संजू वर्मा जी जैसे मेरे सीएम फील्ड पे उतरे, जैसे हमारे आदित्य ठाकरे, नवाब मलिक, विद्या गायकवाड़ वहां गई है, वैसे जैसे पूरे मेरे पार्षद और पूरे शिवसैनिक फील्ड में है, थोड़ा तुम भी आ जाइए कि केवल टीवी डिबेट पर आलोचना से नहीं होता ना। आपके चीफ मिनिस्टर तो पिछले 16 महीने से घर के अंदर कैद हैं। जब कोविड महामारी ने महाराष्ट्र को विध्वंस कर दिया, आरोप कर रही है, लोगों की मौत हो गई है महाराष्ट्र में, आपके सीएम एक बार भी ग्राउंड पर नजर नहीं आए। ये आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी जमीन पर नजर नहीं आए। लोगों की मौत हो गई कोविड महामारी के चलते, एलिगेशन, और आप यहाँ पर आकर मुझे भाषण दे रहे हैं। हमारे नेता चाहे वो संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, सभी जमीनी तौर पे काम करने वाले लोग, संजू वर्मा जी, अगर उन ऑब्जेक्शंस को रेज किया जा रहा है तो उस पर भी आपकी जवाबदेही बनती है ना। विद्या जी इस पर कुछ कहना चाह रही थी, विद्या जी बोलिए। उद्धव ठाकरे तो मातोश्री में छुपकर बैठ गए थे पिछले 16 महीनों से। नहीं, आप मुझे एक बार भी मौका नहीं दे रही हैं। मैम इतनी देर से कंटिन्यूअसली आपके सवाल और उसी का जवाब हम ले रहे हैं, तो उसके बाद आप ये मत कहिए कि बोलने का मौका नहीं दे रही। मैं तीनों से इक्वली उसी लेवल पर बात कर रही हूं और मैं बस यही चाह रही हूं कि मुद्दों की यहां पर बात हो, कुछ अंडरलाइन स्टेटमेंट्स ना दिए जाएं। इसीलिए अब मैं विद्या चौहान जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, सीवेज मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत कुछ काम किए जा चुके हैं। अभी हर मुंबईकर यही सवाल समझना चाहता है कि जब इतनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात होती है तो भी कोई बदलाव क्यों नहीं हो पाते हैं? आखिर ये हालात कैसे बदलेंगे? विद्या जी देखिए, आपने मुझे सवाल किया है तो मुझे 2 मिनट पूरा स्पष्टीकरण करने दीजिए। जी। बीच में कोई ना बोले, इसके आपकी जिम्मेदारी। बोलिए मैम। तो यहाँ पर मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों में 65 लाख लोग रहते हैं, जो सभी मजदूर हैं, जो घर बांधने का काम करते हैं, जो आप डेवलपमेंट जिसे करते हो, विकास करते हो, वो करने वाले, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे बड़े बड़े टावर्स हो, तुम्हारे हमारे घर हो, वो बांधने वाले मजदूर, हमारे घर काम करने वाली महिलाएं यहाँ पर रहती है झुग्गी झोपड़ियों में, किस हालत से रहती है, इसका अगर कोई सोल्यूशन लगाना है तो हमें बहुत बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, जिसमें राज्य सरकार भी होगी, जिसमें बीएमसी भी होगी, जिसमें महाराज जैसी अथॉरिटी भी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग भी होगी। अगर ये प्रश्न सब मिलकर सुलझाएंगे तो ही सुलझेगा, चिल्लाने से, झगड़ा करने से कुछ सुलझने वाला नहीं। सवाल ये था ना कि इन प्रयासों का कुछ असर क्यों नहीं नजर आता, सब कुछ विफल क्यों साबित हो जाता है? हमारा क्या मैं कुछ कह सकती मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ चाहे कोईसर नदी हो, चाहे मीठी नदी हो, चाहे बाढ़ से लोग जाते हैं, लोग ऐसे तरह से इस तरह से रहते हैं, मजबूरन लोगों को रहना पड़ता है। तो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो गरीबों के लिए ये परियोजना होनी चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार बीएमसी जैसा फंडिंग जुटाती है, इसी तरह से केंद्र सरकार से भी मदद होनी चाहिए। मुंबई का म्यूनिसिपल और ये जो झगड़ालू महिला यहाँ पर लाई है, ये झगड़ालू सड़क छाप महिला, ये झगड़ालू सड़क छाप महिला जिसको कोई मालूम नहीं है। प्लीज ऐसे स्टेटमेंट मत करिए, प्लीज ऐसे हाइलाइटर्स मत डालिए अपने स्टेटमेंट में। मैं आप उनको विद्या जी, अगर मैं उन्हें शांत करा रही हूँ तो मैं ये आपको भी कहना चाहूंगी कि ऐसे स्टेटमेंट्स मत दीजिए, मुद्दे की बात करें तो बेहतर होगा। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैम, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। संजू वर्मा जी, आप बार बार यही कह रही है नदी और नालों का व्यवस्थापन के लिए भी। मैम प्लीज, मैम अननेसेसरी स्टेटमेंट्स नहीं, बोलिए संजू जी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार बोलते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ये पूरी महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता जानती है। पिछले 16-17 महीनों से
उद्धव ठाकरे शायद 1 या 2 बार ही अपने घर मातोश्री से बाहर उन्होंने कदम रखा है। अरे जो चीफ मिनिस्टर गंदी पार पर उतरकर जनता के बीच में जनता की समस्याओं को जानना नहीं चाहता, वो भला प्रशासन कैसे गुड गवर्नेंस दे सकता है। रही बात एनसीपी की, अरे आपके अनिल देशमुख की तो 300 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया है, आप लोगों को वसूली से फुर्सत नहीं है, तो आप भला प्रशासन गुड गवर्नेंस कहां दोगे? आपके अजीत पवार जो डेप्यूटी सीएम है वो भी घोटालों में शामिल है। आपकी पूरी सरकार वसूली अगाड़ी जब घोटालों में करप्शन में संजू जी, अगर आप तो भला जनता की आवाज आप तक तो पहुंचती ही नहीं है। संजू जी अगर आप समस्या और मेरे को लगता है समस्या और हल की बात होनी चाहिए, बाकी मामलों पर स्टेटमेंट देने की बजाय। और जब मैंने आपसे आज बातचीत शुरू की थी ना संजू जी, जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी ना, तब मैंने यही कहा था कि शिवसेना 3 दशक से और सत्ता में लगभग 25 साल तक बीजेपी भी साथ रही है। आज आप विपक्ष में जरूर है, तो अब समस्या की बात होती है ना, तो समस्या पर उसके हल की बात करिए ना मैडम। किशोर तिवारी साहब, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोल लेता हूँ, सुरभि मैं बोल लेता हूँ। मैम, अकाउंटेबिलिटी तो हर एक की बनती है ना जो उस भूमिका में है। हर बार सत्ता में सब लोग रहे हैं और हालात बद से बदतर कितने टाइम से हैं। 26 जुलाई के फ्लड के बाद भी कितनी वार्निंग्स दी जा चुकी है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना मैम। मेरे पास प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट है, मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। बात कर लूं? जी बोलिए किशोर तिवारी साहब। तो अब तक आप बहुत बड़ा भाषण मैं जरा संजू बेटा चुप बैठो थोड़ा, मैं बोलता हूं। देखिए, हम लोग पानी में जो बंबई कर को असुविधा हो रही है और जो कुछ हुआ उसके लिए हम अकाउंटेबल है और क्षमा प्रार्थी, ये मैं कबूल करता हूं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, हमको 30 साल से महानगर पालिका में लोग ही चुन के दे रहे और आने वाले 25 साल से महाराष्ट्र में उद्धव जी को भी चुन के देंगे। मैं अभी बता रहा हूं, संजू तुमने ये बोला कि 16 महीने से घर से बाहर ना निकले, वो पूरे महाराष्ट्र में भी टूर करके आए और वो डेली रिव्यू करते हैं। टूर के लिए बताइए मुझे। एक मिनट, अरे भंडारा में 10 बच्चों की जान चले गई और वो 24 घंटे के बाद गए, जबकि बीजेपी के नेता वहां पर तुरंत पहुंच गए। वसई विरार के अस्पताल में आग लग गई, आपके नेता वहां पर कब पहुंचे? औरंगाबाद में ऑक्सीजन लीक के कारण अस्पताल में आग लग गई, आपके नेता कहां थे? गायब थे। मैं बोलना चाहता हूं, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। बोलिए किशोर तिवारी साहब, बोलिए। देखिए, नासिक में आग लग गई अस्पताल में। संजू जी प्लीज एक बार सुन लीजिए मैम। देखो, कोई भी हादसा होता है ना, तो वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी या क्राइसिस मैनेजमेंट के परमिशन से जाना पड़ता है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि वीवीआईपी लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन है जहां हादसे हो रहे हैं, आप समझ लो ना। लेकिन 24 घंटे के बाद अलाउ किया, वो स्पॉट पे गए। हर जगह महाराष्ट्र में जहां जहां हुआ वो गए। अभी मैं बताता हूं, मई महीने के अंदर केवल ड्रेनेज का पानी निकालने के लिए 2 रिव्यू मीटिंग हुई और आज भी हमारे पूरे कंट्रोल रूम पिछले 24 घंटे से फुल टाइम ऑपरेटिव हुए। हमारे कोई भी पंप हाउसेस बंद नहीं है, सब पानी निकाला जा रहा है और अभी क्राइसिस कम हुई है। लेकिन लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे बताइए। जो घर और दीवारें तहस नहस हो गई, विक्रोली में, चेंबूर में, भांडुप में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उनकी जिम्मेदारी क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी लेगी या नहीं? क्या लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है? यहाँ पर टीवी पर आकर, जैसा कि हमारी एंकर साहिबा ने कहा, हम आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, संवेदना जाहिर कर सकते हैं, पर जिनके घर का मेंबर हमेशा के लिए चल बसा, उनको आप क्या जवाब देंगे? विद्या चौहान जी, इस बात का जवाब दीजिए। सही कह रही है बिल्कुल संजू वर्मा जी, तो इस बात का जवाब दीजिए। जी देखिए, ये जो संजू वर्मा है ना, वो इतना चिल्ला रही है ना कि कुछ सुनाई नहीं देता। उनको बोलना यहाँ चिल्लम चिल्ली करने के लिए नहीं आए। उनका सीधा सा सवाल है, मौत का जिम्मेदार कौन? मौत का जिम्मेदार कौन? लोगों की जान जा रही है, हादसे हो रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं, ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह के हादसों का जिम्मेदार कौन? संजू जी जवाब ले लेते हैं। मैम प्लीज, मैम जवाब ले लेते हैं। विद्या जी, आपको डिबेट करना आता नहीं है।
मैम प्लीज अननेसेसरी स्टेटमेंट्स मत दीजिए ना, वक्त खत्म होता है मैम, प्लीज इस पे मत वक्त को जाया करिए। विद्या जी से आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ ना, बोलिए विद्या जी। बड़बड़ करती है, अरे कितनी बड़बड़ करती है, वो झगड़ा करने को आई है क्या यहाँ? प्लीज शट अप यू। मैम प्लीज, मैम प्लीज आप लोग प्लीज इस तरह से बात मत करिए। बिना तथ्य के डिबेट के लिए आई है, चुप बैठिए। आपके अजीत पवार और अनिल देशमुख को तो ईडी के संजू वर्मा जी एक मिनट मैम एक मिनट मैम प्लीज, अभी आप ही ने बोला था ना मैम, अभी आप ही ने बोला था ना, तो आप ही के सवाल का मैं जवाब ले रही थी विद्या चौहान जी से कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, तो जवाब तो सुन लीजिए, उसके लिए आपको ऐसा क्यों बोलना है? विद्या जी अपनी बात कहिए अब आप। अरे देश के गृह मंत्रालय में कोई गुंडा को दे दिया जाए ना तो ऐसा ही होता है, सबके पास ईडी लग जाती है, महाराष्ट्र में ईडी लगती है और किसी के पे नहीं लगती है। यह इनका पहला जवाब है। और दूसरा जवाब यह है कि इसकी जिम्मेदारी जो भी इसके जम्मे हम लोग महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और सब लोग लेते हैं, लेकिन ये जो वसूली करते हैं ना, तो ये वसूली नहीं है, देश को बेचने वाले लोग हैं। अजीत पवार, अनिल देशमुख बैठे जो सबकी वसूली के कारण एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो ऊपर की कमाई थी वो बंद कर दी। बेचने वाले गुंडे सत्ता में हो रहा है, तुम हो देश बेचने वाले गुंडे। तुम्हारे अनिल देशमुख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ईडी दी है, उनकी 300 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया है। करप्शन के चार्जेस पर अजीत पवार पर करप्शन के चार्जेस हैं। ये देश को और आप यहाँ पर भाषण दे रहे हो, ये देश को 25 लोग मर गए, ये महिला को इतना नहीं होता कि थोड़ी संवेदना दिखाए। आप कैसी महिला हो? संजू जी, विद्या जी, आपको वाकई लगता है दर्शक आपकी इन बातों को समझ पा रहे होंगे या वो इस बात को लेकर नहीं समझ रहे होंगे कि आप लोग मुद्दों से हटकर बातचीत कर रहे हैं? आप लोग कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तथ्यों के साथ तो डोमिनेट करना ही नहीं चाहते। हालात जो बने हैं उसकी बात हो ही नहीं रही है, हालात से कैसे निपटना है उसका जवाब आप देना नहीं चाहते हैं। क्या कर रहे हैं मैम आप दोनों? बोल लेता हूँ, सुरभि एक बार बोल लूं। बोलिए किशोर जी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं चर्चा में बैठी तब से मैं सुन रही हूँ। मैम चर्चा जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर ही आप दोनों एक दूसरे पर कमेंट कर रही हैं। झगड़ालू लोगों को यहाँ नहीं बोलना चाहिए। सॉरी मैम, मेरे हिसाब से ये कोई डिग्निफाइड तरीका नहीं है डिस्कशन करने का। मेरा यहाँ पर पर्पस सिर्फ यही है कि अगर सरकार में बैठे लोग इसकी जवाबदेही है तो बस इतना बता दे कि ये हालात कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे और कब तक लोगों को भुगतना पड़ेगा। किशोर तिवारी साहब बोलिए। सुरभि शर्मा जी, विद्या चौहान पिछले 35 साल से पार्षद 2 बार, विधायक 3 बार रही है और उनकी ऐसी आलोचना करना गलत है, एक बात। दूसरा सर 25 साल से बने हालात की आलोचना भी तो कर लीजिए फिर। जहां हम सरकार में है, हम अकाउंटेबल है, हम भविष्य में इसकी सुधारना करने को तैयार है, लेकिन तुम यही मापदंड क्या सारे भारत में लगाओगी? क्या मोदी जी के लिए लगाओगी? आप देखो, ना ही तो ये ईडी की बहस थी, ना ही तो ये सरकार की आलोचना की बहस थी। जो लोग, जो संकट, जो विपदा महाराष्ट्र में आई है उस पर बहस थी, बंबई जो दुख में है उस पर थी, लेकिन आपने पूरा का पूरा माहौल एकदम पॉलिटिकल बनाकर लोक टेंडर पर डिबेट लाया। संजू जी, ऐसा करना गलत है, आपको पसंद नहीं करेंगे। और ये विद्या चौहान जो बार बार बोलती है कि मैं झगड़ालू हूँ, अरे तुम हो कौन? तुमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या काम किया है, जरा बताना, क्या काम किया है? पांच चीजें गिना दो जो बीएमसी ने की है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में आओ। क्या डीसिल्टिंग हुई है? नहीं। क्या नलों को बंद किया है? नहीं। क्या रोड को कॉन्क्रीटाइजेशन किया है? नहीं। क्या लोगों का इवैक्यूएशन हुआ था? नहीं। क्या पुरानी बिल्डिंगों से लोगों को निकालकर उनको रिहैबिलिटेट किया गया? नहीं। तो यहां पर आकर मुझे भाषण मत दो विद्या, पहले जवाबदारी दो और जिम्मेदारी दिखाओ और फिर भाजपा पर लांछन लगाओ। सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो सत्ता में होता है, सत्ताधारी पार्टी को जवाब देना पड़ता है। अरे जवाब तो देने दो। बोलिए मैम। जवाब तो देने दो। संजू जी प्लीज, अब मेरे को उनसे भी, आप इधर उधर मुद्दे को घुमा रही हो कब से। संजू वर्मा जी जवाब, मैम अगर आप इतने सवाल उठाती हैं तो जवाब भी सुन लिया करिए ना, इतनी देर से यही हो रहा था। कितना खर्च किया मुंबई के लिए?
मुंबई के संजू लोगों वर्मा की जी, सुन भलाई लिया के आपके लिए, सवाल, उनकी अब जवाब सुरक्षा भी के सुन लिए लीजिए मैम, 40,000 थोड़ी देर एक करोड़ मिनट रुपए शांत हो की जाइए, क्या किया, ये जवाब तो बताओ। सुन लीजिए विद्या चौहान जी। अरे इन्होंने मुझे सवाल पूछे कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुमने क्या किया है, आपकी कैमरा की टीम और ये संजू शर्मा है ना, इनको भेज दीजिए। मैंने कितने लोगों के लिए घर दिए, मैंने 15,000 लोगों को घर दिलाए हैं। फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब हमारे इधर पोईसर नाले में लोगों के घर बहे थे, उन्होंने देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके यहाँ जाके मैंने, और संजय गांधी नेशनल पार्क के 15,000 लोगों को पुनर्वसन पिछले 20 सालों बहुत अच्छा बोल रही से है। वोट तक मैं लड़ी, और सुशील कुमार जी शिंदे थे और शरद पवार साहब के इनसे प्रयत्नों से 14-15 हजार लोगों को यहाँ पवई में घर मिला है। हम लोगों ने जितनी भी काम की है इसके लिए आप अपनी पूरी टीम भिजवाइए, और ये जो मैडम चिल्ला चिल्ला के बोल रही है उनको भी भेज दीजिए। वो सवाल पूछते हैं, जवाब भी नहीं देने देती है, वो सिर्फ पूछती है, उनको मालूम नहीं विद्या चौहान ने क्या काम किया, वो खाली वही सवाल पूछती है और जवाब नहीं सुनती है। ये इनका एकदम, कितने लोगों को घर दिलाए मैं दिखाती हूँ। आप आइए, आप एक बार आइए मैडम, आपको आना पड़ेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है, चिल्लाने से काम नहीं होता है, चिल्लाने से काम नहीं होता है। भाजपा को कोई काम नहीं किया, 7 सालों में पूरा देश बर्बाद किए थे आप लोगों ने। आप लोगों ने 7 साल में पूरा देश बर्बाद किया है। आप लोगों ने 7 साल में पूरा बर्बाद किया है। आप लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विद्या जी, आपकी इसी बात के साथ में इसको खत्म करना चाहूंगी, समय खत्म हो चुका है। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और घर बनाओ, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हालात को बदलने के लिए काम करने होंगे, और जो जिम्मेदारी है सरकार की उसको भी जवाब देना होगा। आज का सवाल यही था कि हाल मुंबई में वही है, हर साल बारिश होती है, हर साल इसी तरह हादसे की तस्वीरें आती हैं, लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। अगर सरकार ये कहती है कि वो बड़े बजट के साथ लोगों के लिए काम करना चाहती है तो उसका भी कोई असर क्यों नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस बात को भी हम नहीं गलत कह सकते कि जब जब हालात बद से बदतर होते हैं लोगों को सुरक्षित स्थान तक भी पहुंचाया जाता है, और लोगों को इस बीच ये भी कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द हालात को काबू में भी पाया जा सके और उन्हें सुरक्षित जगहों तक भी पहुंचाया जा सके। आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच ये भी हर साल है कि बारिश के मौसम में मुंबई को ऐसी ही मुसीबत की मार झेलनी पड़ती है, पूरा शहर थम जाता है, इसे विडंबना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज एक नई टूल किट अब देश में ट्रेंड कर रही है, और बीजेपी का यह आरोप है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए यह टूल किट अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।